दतिया हंगामे पर केंद्र की नजर है और नरोत्तम के रवैये पर नाराजगी जताई है। यह बहुत बड़ी खबर है जो ब्रजेश जी ने स्क्रीन पर अभी अभी दी है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह सामान्य खबर नहीं है, यह छोटी खबर नहीं है, यह बहुत बड़ी खबर है कि दतिया में केंद्र की पूरी नजर है और नरोत्तम के रवैये पर नाराजगी जताई गई है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतरे हैं, इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। विरोध प्रदर्शन ठीक नहीं है। एमपी बीजेपी को सख्त निर्देश मिल गया है कि नहीं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी है और अनुशासन के लिए जानी जाती है और अनुशासन का जो डंडा है वो चलेगा। ऐसे में इस पूरे सख्त रवैये के बाद क्या रुख होने वाला है नरोत्तम मिश्रा का, जो कि अभी तक शांत हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और जो वहां कार्यकर्ता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तो पुलिस और प्रशासन ने पीछे धकेल ही दिया है। अंचल, मुझे लगता है शायद हो सकता है यही वजह होगी कि नरोत्तम ने कहा होगा कि भैया घर वर कोई मत आना, रहने दो, पार्टी के अनुशासन के तहत रहना है। मान सकते हैं क्योंकि हम सब कयास के आधार पर ही बातचीत कर रहे हैं। अंचल, बिल्कुल ज्ञानेश जी, देखिए अभी जो डबरा में उनका घर है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी जो विधानसभा है जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं, वो है दतिया। तो दतिया में जरूर उनके समर्थकों का लगातार जो आक्रोश है वो नज़र आ रहा है, कल से ही जब से आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ है। लेकिन डबरा जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, वहां पर जरूर कार्यकर्ताओं का समर्थक यहां पर नज़र नहीं आ रहे हैं और ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर नरोत्तम है कहाँ। लेकिन ज्ञानेश जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, और जब भी मध्य प्रदेश आए हों अमित शाह या फिर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए हों तो सत्यप्रकाश जी, ब्रजेश जी ने जो अपडेट दिया है, सत्यप्रकाश जी, ब्रजेश जी ने जो अपडेट दिया है, इस अपडेट के आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि भाई साहब अब बस, अब आपको वही करना होगा जो पार्टी ने तय कर दिया है। और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि बहुत कम संभावना है इस बात की कि अब कोई बीजेपी दबाव महसूस करेगी। और दतिया हंगामे पर केंद्र की नजर है, नरोत्तम के रवैये पर नाराजगी जताई गई है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो ठीक नहीं है। बीजेपी ने सख्त संदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है। सत्यप्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये बाइपोल नरोत्तम मिश्रा के लिए क्रूशियल हो सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सीट जीतें या हारें। इसलिए इस स्थिति में बैकफुट पर आना, मैंने पिछली बार भी कहा था, ब्रजेश जी ने भी इसको एंडोर्स किया है कि शायद बीजेपी बैकफुट पर नहीं आएगी। लेकिन एक बड़ा सोचने का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी रिजाइन करता हो, कई ब्लॉक प्रेसिडेंट रिजाइन करते हो, या आप मान के चलें काउंसलर्स रिजाइन करते हो। ये ऐसा घटनाक्रम शायद देश में पहली बार हो रहा है। इससे जो इंटेंसिटी जिस विरोध की है, जो पहली बार बढ़ती हुई देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दतिया में दिखी है। इससे दतिया की ताकत को तो देखा ही, आंकलित ही किया जा सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो किसी भी सरप्राइज डिसीजन के लिए ले लेते हैं, जानी जाने लगी है, उस पर एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस की तरह विरोध शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, या जो सरप्राइज डिसीजन होते हैं उनके लिए एक आगाह या अलार्म भी हो सकता है। हालांकि आपने देखा कि उसके कारक दूसरे थे। बिहार के बाइपोल में भी टिकट चेंज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में विरोध के बाद ऐसा विरोध वहां नहीं हुआ है। टिकट बदलना मुझे कम ही लगता है, क्योंकि अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन पूरे देश में कई बीजेपी यूनिट्स में है। ऐसे में स्टेट यूनिट में ये अगर आग बढ़ी और इस पर बीजेपी बैकफुट पर आई तो ये मान के चलना। प्रकाश जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं उसको भी जनता को बता देना चाहता हूं, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहता हूं, और इसके बाद ब्रजेश जी और अमृत जी आपके पास आऊंगा। दतिया बवाल पर एक्शन की तैयारी हो गई है। ब्रेक कीजिए जरा स्क्रीन पर इस खबर को। अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। बहुत बड़ा निर्णय ले सकता है हाईकमान, और हाईकमान का ये सख्त संदेश है, अनुशासन पहले बाकी सब बाद में। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कल से
पूरी रात और पूरा दिन ट्रेंड चल रहा है और विरोध प्रदर्शन के ट्रेंड चल रहे हैं। ये जो कांच फूटे हैं, ये जो पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है, ये जो पुलिस बल की तैनाती हुई है, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, ये आपको हम गोल घेरे में दिखा रहे हैं। इस तरह का प्रदर्शन, बैरिकेड नीचे गिर गए हैं, हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी है, ट्रक जाम हो गए हैं, दतिया के बाजार बंद हो गए हैं, शहर में लोगों को तकलीफ हुई है। ऐसे में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बीजेपी दफ्तर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्हें सख्त संदेश दे दिया गया कि अनुशासन पहले और बाकी सब बाद में। दिल्ली से ही ये सारी खबरें आ रही हैं, खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी। लेकिन दिल्ली में हलचल तो नहीं है, पर निर्देश सख्त दिए जा रहे हैं। अमृत तिवारी, सबसे पहले आपका रुख, उसके बाद ब्रजेश जी आपका रुख करूंगा। अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए कल रात से जो घटनाक्रम चल रहा है, यहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको नजर में रखे हुए, और यहीं से एक मैसेज भी दिया गया। डायरेक्ट नरोत्तम मिश्रा से बातचीत नहीं हुई है किसी बड़े नेता की, लेकिन मध्य प्रदेश की इकाई के नेताओं से संपर्क करके कहा गया कि उन्हें सूचित कर दीजिए कि इस चीज से जो है वो कम से कम अपने आप को अनुशासन में रखें, और जो घटनाएं घट रही हैं वो स्वीकार केंद्रीय नेतृत्व को नहीं होने वाली है। एक कल जब घटना घट रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने उमा भारती का उदाहरण दिया था और कहा था उमा भारती से कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश में जिस वक्त वो थी वो उस समय नहीं था, और उनको पार्टी ने उस तरह से देखा कि अगर वो अनुशासन के दायरे में नहीं आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, और वो भले ही पार्टी बनाई लेकिन फिर बाद में वो संगठन से जुड़ी थी। तो ऐसे में संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और नरोत्तम मिश्रा भी अगला 48 घंटा क्या मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक होने वाला है? ब्रजेश जी, क्या अगला 48 घंटा कोई बहुत बड़ा निर्णय लेकर आएगा मध्य प्रदेश पे? और ब्रजेश जी, जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं कुशवाहा जी, इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ है और इस्तीफे हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी आंख बंद कर लेगी और आंख में इस तरह से पट्टी बांध कर क्या इन्हें माफ कर देगी? मुझे नहीं लगता है। कल हमारी आपकी जब चर्चा चल रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था, तब भी विस्तार न्यूज के दर्शकों से कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो हुआ है पार्टी से नजरअंदाज नहीं करेगी। ब्रजेश जी। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ज्ञानी। जिस तरीके से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा बोल रहे थे कि दतिया के लिए ये सब उथल पुथल बहुत बड़ी बात होगी, मगर जो मध्य प्रदेश जिस तरीके से बीजेपी ग्रो हो रही है, बीजेपी फैल रही है, बीजेपी के जिस तरीके से मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत माना जाता है, पूरे देश में मध्य प्रदेश के संगठन की मिसाल दी जाती है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये बवाल बहुत बड़ा है जिसको कोई भी आलाकमान बर्दाश्त नहीं कर रहा। दरअसल हमको समझना होगा कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा अपने आप को बड़ा नेता मानते थे या बड़े नेता हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि जो अमित शाह जी उनकी थोड़ी करीबी है। अमित शाह जब भी भोपाल आए हैं तो हम लोगों ने उनके नरोत्तम मिश्रा के घर जरूर गए हैं। एक दो दफ़ा ऐसा मौका आया कि जब अमित शाह नरोत्तम मिश्रा के घर गए, हम पत्रकारों को भी वहाँ बुलाया गया, बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए। तो जो नरोत्तम मिश्रा हैं अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, मगर साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने 2022 में एक जो फिल्म आई थी पठान फिल्म, और जिसमें उन्होंने अभी पहले जिक्र कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण की बिकनी पे जो कमेंट किया था बेशरम रंग पे, तो उस बात को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कुछ नेता सुबह उठ के हीरो 2023 विधानसभा चुनाव 2023, ब्रजेश जी आऊंगा मैं आपके पास। 2023 विधानसभा चुनाव की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की थी, और वो बातचीत मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला के साथ हुई थी। मैं आपको वो बातचीत के कुछ अंश सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अंचल शुक्ला भी डबरा में मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार नरोत्तम मिश्रा से उनकी बातचीत हो जाए। मैं 2023 विधानसभा चुनाव की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा क्या था, उस बातचीत को अभी आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट के आऊँगा। दिसंबर 2023 में ये आपने बात कही थी। कब वापस आ रहे हैं कि विरोधी चारों खाने चित हो जाए? माई की इच्छा होती है, माई पे ही सब छोड़ के आए थे, माई पे अभी भी छोड़ा हुआ है। पार्टी जब चाहेगी जो काम देती है, वो पार्टी जो काम देती है करते हैं। चुनाव के जो नतीजे आए थे बीते विधानसभा के, वो आपके अपने जो नतीजे थे उसको लेकर टीस तो होगी निश्चित रूप से। और मैं हारा तो ये मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं ये मानता हूँ मेरा अति आत्मविश्वास, चूँकि मैं 25-30 साल से विधायक था, तो वो जो मेरा आत्मविश्वास था वो मेरे लिए घातक हुआ। आम चुनाव अभी आगे भी जो होंगे उसमें आप स्वयं ही
चुनाव लड़ेंगे या कोई ये उत्तराधिकारी? तो हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और जैसा पार्टी तय करेगी वैसा होगा। आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे मानते हैं आप अपने घर में? हमारे यहाँ तो उत्तराधिकारी का कोई शब्द ही नहीं है घर में, क्योंकि हमारे यहाँ ना घर में ना बाहर। यहाँ तो पार्टी है जो सोचती है, जो लाइन देती है। मैंने बताया ना, स्वयंसेवक हैं और इसलिए वो संस्कार आया हुआ है संघ का कि संगठन से ज़्यादा नहीं सोचना। चंद लम्हे बन के कागज़ पर बिखर जाता हूँ मैं, और जिस नज़र से मुझको देखो वैसा ही नज़र आता हूँ। क्या बात है। जिस नज़र से मुझको देखो उस नज़र का उस तरह नज़र आता हूं मैं। नरोत्तम मिश्रा को हम लोग सुन रहे थे और वो तो अपने बयान पर बार बार ये कह रहे थे कि भाई देखिए हमारे यहाँ तो पार्टी जो तय करती है वही होता है। अंचल, जब आप उनसे ये चीज़ बात कर रहे थे 2023 विधानसभा चुनाव की हार के बाद और आम चुनाव की भी बात आपने कही थी, तब आपको क्या इस बात का अंदाजा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा, नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट जाएगी? और उस समय तो वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पार्टी सेटअप करती है, सब तय करती है। तो पार्टी ने तो तय कर दिया आशुतोष तिवारी, फिर इनके समर्थक रुक क्यों नहीं रहे हैं? उस समय आपको लगा था क्या अंचल, आप भी उम्मीद कर रहे थे क्या कि क्या आपको कहीं से भी अंदाजा था क्या कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाएगा? और नरोत्तम मिश्रा कितने आश्वस्त थे ये भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी तरीके की कोई ऐसी संभावना नहीं थी उस समय। तो ये भी नहीं मालूम था कि उपचुनाव दतिया में हो सकते हैं। राजेंद्र भारती जो कि जनता का जनादेश लेकर के विधानसभा पहुंचे हैं, उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो स्थगित हो सकती है और ऐसी स्थिति आएगी कि दतिया में उपचुनाव होंगे। लेकिन फिर भी जो भी स्थिति हो, लेकिन ये तय था कि दतिया में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो आम चुनाव हो, वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, वो भी उपचुनाव हो रहे हैं, और उसके पीछे की पूरी पटकथा जो है, पूरा जो संघर्ष है, वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ही किया। लेकिन जब वो उपचुनाव घोषित हुए, नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया, लेकिन प्रत्याशी जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया तो वो आशुतोष तिवारी थे, जिसकी की उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। बतौर मीडिया, बतौर पत्रकार हम लोग भी यही मान के चल रहे थे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही दतिया से उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनके कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि पार्टी इतना बड़ा निर्णय ले सकती है। उसके पीछे के क्या कारण है ये जरूर समझना होगा। लेकिन एक बात सही है ज्ञानेंद्र जी कि अभी तक ना तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ बोला है और ना ही किसी बड़े नेता ने, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो या फिर दिल्ली की हम बात कह लें, किसी भी नेता ने अभी तक ये नहीं कहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी से हमारी बात हुई है। वो अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए नजर आए कि आप पार्टी के निर्णय के साथ रहिए, आशुतोष तिवारी हमारे प्रत्याशी हैं, हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन जो दिल्ली से आपने खबर ब्रेक की है, मुझे लगता है कि अब उसके बाद नरोत्तम मिश्रा की चुप्पी टूटेगी और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाई देखिए अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अंचल ने जो बातचीत की थी नरोत्तम मिश्रा से, उस समय तो नरोत्तम मिश्रा यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ पार्टी तय करती है सब कुछ। उसके बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन को मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा कोई नहीं दे पाएगा। आपको क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा के उस बयान को सुनकर जो अंचल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो सब पार्टी तय करती है? नहीं, निश्चित ही वो बयान ऐसा बयान है जो हर वक्त वो देते रहते थे। हमेशा बोलते थे कि माई की कृपा है, क्योंकि दतिया में पीताम्बरा पीठ है, उसके बड़े भक्त हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने अभी डबरा में एक नवग्रह मंदिर बनाया हुआ है। अपना जो राजनीतिक पुनर्वास जो था, अपने राजनीतिक कुछ दिनों के लिए जिस तरीके से वो चुनाव हारने के बाद से इस काम में लगे थे, मैं उनको भरोसा था कि एक न एक दिन उनका नंबर जरूर आएगा और जब उनका नंबर आएगा तो पार्टी उन पर ही भरोसा करेगी। तो निश्चित ही उनके लिए तो बड़ा सेटबैक है कि क्यों पार्टी ने क्यों उनको साइडलाइन करके एक नए अनजान व्यक्ति को टिकट दे दिया है। तो पार्टी वो निश्चित ही उनके लिए बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा धक्का है। मगर बड़ा नेता वही होता है जो ऐसे धक्कों से, ऐसे विपरीत परिस्थितियों से उभर के आता है। अब देखना ये है कि नरोत्तम मिश्रा यहाँ से इस संकट से, इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकल के आते हैं। क्या वो बीजेपी के कमिटेड कार्यकर्ता रहेंगे, जैसे कि उन्होंने अंचल के इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी तय करेगी, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, पार्टी जो तय करेगी उस लाइन पर चलूंगा। अब उनके लिए अपने इन बयानों पर टिके रहने का बड़ा मौका है और उनको फैसला जल्दी लेना होगा। जितनी वो देर करेंगे उतनी ज्यादा अपनी वो साख बीजेपी के आला कमान में खोएंगे। इसको ध्यान रखना होगा, उनको जल्दी फैसला करना होगा। जो बात आपने कही, दरअसल मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था कि नरोत्तम मिश्रा देर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बातचीत वो अंचल से कर रहे थे, जो 2025 का इंटरव्यू है, वो हम जब सुन रहे थे
तब ये सुनने में आ रहा था कि नहीं भाई, पार्टी के लाइन के खिलाफ तो जा नहीं सकते। वो कह रहे हैं हम तो स्वयं सेवक है, जैसा संगठन और पार्टी कहती है वैसा हम करते हैं। लेकिन अगर उनका बयान, ये सारी चीज तो पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल किया ना, ये सारी चीज तो पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल किया भाई। एसपी और कलेक्टर आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, पथराव दिखाई दे रहा है, गाड़ी के कांच टूट रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने देर तो नहीं कर दी, जिस तरह से अनुशासित सिपाही होने की वो बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, लेकिन जो दतिया में घटा, जो देखा और जो रात भर हुआ, यात्री किस तरह से परेशान हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया कि देर तो नहीं कर दी नरोत्तम मिश्रा ने। सत्यप्रकाश जी। देखिए ज्ञानेंद्र जी, जो आपने इंटरव्यू दिखाया है अपने टीवी चैनल पर उनका, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य की लाइन भी उनकी यही होगी। लेकिन वो 66 साल के हो चुके हैं, 2.5 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अभी जो करंट है वो और रहेगी, तब तक वो लगभग 70 के होने की तरफ होंगे। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण था और इतने कद्दावर नेता होने के नाते ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि उनकी सह पर ये हो रहा है, क्योंकि किसी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये केवल पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है या वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में कि बीजेपी के वर्कर्स या पार्टी के ऑफिस बियरर्स उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि रेजिग्नेशन हो रहे हैं तो ऐसे में तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जैसा चतुर लीडर कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये भी निश्चित मान लीजिए कि उन्होंने ये दर्ज जरूर कराया है, हालांकि डायरेक्ट उनका इंडिकेशन नहीं है कि कहीं ना कहीं वो कितने ताकतवर दतिया में या मध्य प्रदेश की राजनीति में हो सकते। लेकिन आज नेशनल कई अखबारों की हेडलाइन में भी है, महत्वपूर्ण हेडलाइन में है ये जो इंसिडेंट हुआ है। तो इससे तात्पर्य ये होता है कि वो कहीं ना कहीं नेशनल फिगर तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शायद पार्टी क्विट करे। वो पार्टी भी, आपने एक बहुत अच्छा विजय सिंह से क्वेश्चन पूछा था कि क्या वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फ्यूचर क्या होगा या उसके अगेंस्ट बीजेपी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, मुझे नहीं लगता है। उसको समझाइश देने का प्रयास करेगी, वहां के और लीडर्स को भी समझाइश देने का प्रयास करेगी, क्योंकि सामने बाइपोल है। ऐसा नहीं है कि एकदम पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर से ही अगेंस्ट पार्टी चली जाए और चुनाव जीत जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सबको मनाने का, यानी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की प्रबल संभावना दिखती है। लेकिन बैकफुट पर जाने की जो संभावना है वो बहुत क्षीण है। एकदम मना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी नगण्य है कि जिसकी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वो बातचीत तो की ही जा रही थी ना, जो विवेक राणा, जिसके लिए हम लोगों ने 2 घंटा तैनाती कर रखी है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भोपाल में, ये तो कहा ही जा रहा था कि वहां से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति पहुंचे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैं इस तरह से प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता हूं। विवेक राणा, एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए। बहुत देर से खड़े हैं, लगभग 1.5 घंटे से आपके बीच में आता रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से चारों तरफ दिखाइएगा, सिर्फ वहां खड़े होकर मत दिखाइएगा कि अभी कोई नहीं आया। क्या तस्वीर है, क्या तस्वीर नहीं आ रही है, कोई गाड़ी आई है, सारे रोड भी ऐसा दिखाइएगा कि जो प्रदेश भर में देख रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यालय को देख के समझ जाएंगे भैया यहाँ तो कोई नहीं पहुंचा है, ना पहुंचने वाला। विवेक। बिल्कुल ज्ञानंद जी, अभी बीजेपी कार्यालय में कोई नहीं पहुंचा, केवल गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अपने कह सकते कार्यालय के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद अभी तक पूरे कार्यालय की यदि बात करें तो अभी कोई भी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में जो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचेंगे, मगर आप कार्यालय की तस्वीर देखिए कि पूरी तरह खाली है, तक कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं और 11:15 बजने के बाद भी जब अभी यहाँ कोई नहीं पहुंचा तो मान सकते हैं कि जो समर्थक है वो कुछ और समय ले सकते, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी तो कहाँ कोई समय ले रहा है भाई। अब अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम आ रहे हैं, अब कोई नहीं मानना है, कोई समय नहीं लेना है। पार्टी ने सब तय कर दिया। ब्रजेश जी, ये दफ्तर लगेगा, लग रहा है आपको भरेगा, समर्थकों के हुजूम से भरेगा, विरोध प्रदर्शन करने वाले यहाँ आएंगे, आपको लग रहा है? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल संभव नहीं कि यहाँ कुछ लोग आएंगे तो आराम से मनाने के लिए आएंगे, अपना निवेदन करने आएंगे, आवेदन करने आएंगे। मगर
जो सबसे बड़ी बात जो हम लोग ने इतने सालों में देखी, सत्यप्रकाश जी, अंचल, हम सब लोग बहुत लंबे समय से बीजेपी कवर कर रहे हैं, मगर जो जिस तरीके से आज दतिया में बीजेपी दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का कब्जा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि दफ्तर पे समर्थक कब्जा करके बैठ जाएं, वहां बंद रहें, उनको समझाइश दी जा रही कि गाड़ी खड़ी है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, मगर वो दफ्तर पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का कब्जा, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी घटना है, बीजेपी आला कमान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस सबसे कैसे निपटेंगे, हालांकि सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि आगे चुनाव है, इसलिए बहुत टैक्टिकली निपटना पड़ेगा, बहुत सख्ती भी नहीं बरत सकते और बहुत नरमी भी नहीं बरत सकते। तो अब बीजेपी आला कमान, खासकर हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। वो निश्चित ही इंटरवीन कर रहे होंगे, मगर अब उनकी राजनीतिक परीक्षा, जब किसी भी खबर का विश्लेषण हो और विश्लेषण उस दिशा में हो जिसकी संभावना जताई जा रही हो, मतलब आप समझिए, पूछे क्यों कह रहा हूं मैं आपसे ऐसा। सत्यप्रकाश जी, आपसे भी ये कह रहा हूं, ब्रजेश जी से भी ये कह रहा हूं, विवेक राणा और अंचल जी और अमृत जी, आपसे भी कह रहा हूं कि हम क्या बता रहे थे, जरा पूरी ब्रेकिंग लगाइए सामने। हम क्या अंदेशा जता रहे थे, हम क्या संभावना जता रहे थे। हम ये जता रहे थे कि सख्ती बरती जाएगी। ये बीजेपी है। धारा 163 दतिया में लागू कर दी गई। धारा 163 दतिया में लागू कर दी गई है, खबर ये है। ब्रजेश जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, धारा 163 यानी कि पुरानी धारा 144 लगा दी गई है, जहां 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये जो 4 से ज़्यादा लोग जहां सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटने दिया जाएगा। मेरी आज बीजेपी के बहुत बड़े नेता से बात हुई, उसने कहा कि देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डंडे चले हैं सुबह, जिस तरीके से उन पर आंसू गैस के गोले छूटे हैं, ये बड़ी घटना है। और इस बड़ी घटना के पीछे संदेश साफ है कि इट्स इनफ, अब बहुत हो गया, अब सख्ती बरती जाएगी, कोई बवाल नहीं होगा। आप दफ्तर खाली करिए, आप रास्ता खाली करिए और वापस अपने घर जाइए, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता ने बता रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी लगातार मौके पे मौजूद हैं और लगातार उन्होंने कह दिया है कि अब आप कोई बवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है जो दतिया शहर है वो आज बंद ही होगा, वो खुला तो नहीं होगा, मगर अब कोई किसी प्रकार का बलवा, किसी प्रकार की नारेबाजी, किसी प्रकार की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर जो बीजेपी दफ्तर पे जिन लोगों का कब्जा है, उनको खाली करवाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी और इसमें सख्ती बरती जाएगी। मुझे लगता है आने वाले घंटे में ये हमको देखने को मिलेगा। अब बड़ी बात वही है कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरी घटना को, इस पूरे बवाल को किस तरीके से सुनियोजित ढंग से ठंडा करती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। सोमवार को आज पर्चा नहीं भरना है, कल पर्चा नहीं भरना है, सोमवार को जो पर्चा भरना उसमें देखना है क्या नरोत्तम मिश्रा पर्चा भरने वाले जुलूस में शामिल होते हैं या नहीं, या वो किसी नए अंदाज में, नई पार्टी से, नए तरीके से खुद पर्चा भरने जाते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वो हंगामा बर्दाश्त नहीं होगा। कानून व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है, ना भैया ना, ये संदेश नहीं देंगे पूरे देश में। कल से पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है और अब तो सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि अभी कहा कि ऑफिशियल इंटरवीन ना तो बीजेपी के द्वारा किया गया है, ना मोहन यादव खुद के द्वारा। हाँ, उनकी सरकार जरूर एक्शन ले रही, क्योंकि देखो वहाँ जो होड़दंग है, यानी जो होड़दंग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेदारी है। अभी केवल जो कार्रवाई हो रही वो उसी के तहत हो रही है। बीजेपी ने कहीं कोई अभी तक प्रयास नहीं किया। ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि डिस्ट्रिक्ट पार्टी हेडक्वार्टर्स पर आप देखिए, ऐसी स्थिति देश में कहीं नहीं देखने को मिली, यानी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी पर नरोत्तम का कब्जा है। अगर ये देखिए, जनरली क्या होता है कि जब समय बीत जाता है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो लगातार नरोत्तम के साथ खड़े दिखाई देंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि जब बीजेपी अपना प्रयास करेगी तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कूल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो क्लोज एसोसिएट्स हैं वो नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर है कि आप तो एक दिन में, यानी 13 तारीख के प्रकाश जी, मैं पूरी खबर बता देता हूं। दतिया में, ब्रेक करिए, दतिया में हंगामे के बाद धारा 163 लागू है। नरोत्तम समर्थकों के हंगामे के बाद धारा 163 लागू कर दिया गया है और दतिया में तनाव को देखते हुए धारा 163 लागू किया गया है। पत्र कहां है भाई?
नरोत्तम समर्थकों ने पथराव और तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों में पथराव करने का आरोप, दतिया में प्रदर्शन हुआ, रैली और जुलूस पर लगी रोक और 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं दिखाई देंगे। आप समझिए इस बात को समझिए। मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं अंचल शुक्ला आपसे, मैं ब्रजेश जी से और सत्यप्रकाश जी से ये समझ चुका हूं कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा, अनुशासन ही सर्वोपरि है। अंचल। बिल्कुल माफ कीजिएगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से अभी प्रशासन ने ये सख्ती दिखाई है, इससे ये तय हो गया है कि उन्हें ऊपर से निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति है उस पर नियंत्रण पाइए। कार्यकर्ताओं का आक्रोश जो है उससे जनता को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अमृत तिवारी, सारे अपडेट दिल्ली से आ रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा और दतिया में हंगामा नहीं होगा, इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्लोजिंग कमेंट अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए दिल्ली से ये साफ संदेश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक सीट पे ब्लैकमेल नहीं हो सकती है। लिहाजा उनकी कोशिश है, क्योंकि और राज्यों में भी जो चुनाव है, बांकीपुर में भी चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कोई ये संदेश नहीं देना चाहता है कि कहीं पे पार्टी किसी नेता के द्वारा ब्लैकमेल हो गई है। ऐसे में अगर उसे संगठन को खड़ा करना होगा तो नए सिरे से अमृत अच्छी लाइन आपने कही कि पूरे देश में ये संदेश नहीं देना चाहती है कि पार्टी ब्लैकमेल हो गई है। हालांकि जिस तरह से नंबर 2 पे ट्रेंड हो रहा था ये पूरा मामला, उससे देश भर में एक संदेश तो चला ही गया। जिसको लिखना है वो बहुत लिख रहा है कि दतिया में हंगामा, दतिया में सड़क जाम, जो कि है भी सच्चाई। लेकिन फुल फ्रेम, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका संदेश दे दिया गया।